Hello students, today I will explain the unit 2 structure of atom for class 11th. Okay, now we will start from the atom. First of all, we came to know about the term atom. Atom is the smallest unit of any substance. The word atom has come from the word atomia. Atomia, I-A is this. Atomia means indivisible. Means when you have taken any substance and you will break down this substance, it will convert into the small particle, and these small particles are further divided into the small particle, and the smallest particle, they cannot be further divided. These particles are known as atoms. ठीक है, तो एटम मीन्स किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट जो डिवाइड नहीं हो सकती है, जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो एटम होती है. ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, you have studied in class 9th also the Dalton atomic theory. According to Dalton atomic theory, any matter is composed by the atom. Okay, means atom indivisible, indestructible, इनप्रोड्यूसेबल एटम्स पार्टिकल्स में होते हैं. ठीक है, सेम काइंड के एटम्स मिलके सेम काइंड का एलिमेंट बनाते हैं, वाइल डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स. ओके, और दे कैन फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑल्सो. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी देखिए बेटे, सिलेबस में आपका पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ था. इनकी सबकी डिस्कवरी भी थी आपके सिलेबस में, बट अब ये सब कुछ रिड्यूस हो गया है कोविड-19 की वजह से. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस के बाद सीधे आपका बोर मॉडल पर आ गया सिलेबस. ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना देते हैं आपका एटम का. यहाँ हम कह रहे हैं एटम मीन्स सबसे छोटी यूनिट किसी भी सब्सटेंस की. Atom has the 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. I have said here the fundamental particle means atom में इन तीनों के अलावा भी सब particles होते हैं, but वो सब particles instant stable होते हैं, मतलब वो बन गए और टूट गए. ठीक है, these are the stable particles, fundamental particle, electron, proton and neutron. Now the question arises that the placement or arrangement of these fundamental particle in the atom, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर अरेंज होते हैं. क्लियर? the arrangement of these fundamental particle in the atom is known as atomic model. Clear? Now there are the various atomic model which was given by the different scientists. फर्स्ट मॉडल आप पढ़ते हैं 9th में पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल, उसके बाद आप पढ़ते हैं ई रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, आप उसके बाद आप पढ़ते हैं फिर नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. इस बार आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट है बोर मॉडल से. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बोर मॉडल. अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, according to Bohr model, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के साथ में, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन द सेल्स. दीज सेल्स हैव द डिफरेंट एनर्जी, मीन्स दे हैव h upon 2 pi एनर्जी. मीन्स यहाँ पर अब h/2 एनर्जी हर एक सेल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है. मीन्स हर किसी सेल की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज द एनर्जी इज़ द मल्टीपल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेल ऑल्सो, NH/2. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन वन सेल, फर्स्ट सेल, मीन्स n = 1. दैट मीन्स फॉर फर्स्ट सेल द एनर्जी विल बी h/2. फॉर सेकेंड सेल एनर्जी विल बी 2h/2, मीन्स h/pi हो जाएगा. फॉर थर्ड सेल इट विल बी 3h/2. क्लियर? मीन्स जैसे जैसे हम आउटर सेल में जाएंगे, जैसे जैसे
जैसे जैसे हम आउटर सेल में जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी. इट इज़ क्लियर. दैट इज़ द रीज़न कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर होती है. दीज आर द स्टेशनरी स्टेट, वी ऑल्सो कैन से स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल हम इनको बोल सकते हैं. एनर्जी लेवल n=1 के लिए आपका NH/2π यहाँ पर होता है. हर किसी सेल के लिए अलग होगा. नंबर ऑफ सेल आपकी इन्फिनिटी तक होती हैं. देयर इज़ नो क्राइटेरिया, नो नंबरिंग फॉर द सेल. मतलब यहाँ पे मैंने शो किया 1 2 3 4, इट मे बी 5 6 7 8 9 10 एंड इन्फिनिटी तक ये बिलोंग कर सकती हैं. इट इज़ क्लियर. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल फर्स्ट लॉ इज एनर्जी. दीज सेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दीज सेल आर नॉन एज एनर्जी सेल और एनर्जी लेवल. मेन सेंटर में जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और साथ में ये होती हैं सेल्स. जो सर्कुलर पाथ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है. ओके और ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से है इनका और रिपल्शन इलेक्ट्रॉन से है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं. इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिट in which the angular momentum of electron is a whole number h/2π. जिनका एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी लेवल h/2π होता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स उस सेल में पर्टिकुलर घूमेंगे. सपोज आई एम सेइंग 3h/2π किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई है 3, मतलब ये इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में रिवॉल्व कर सकता है. ओके सपोज आई एम सेइंग हियर 5h/2π, दैट मीन्स n की वैल्यू हो गई है 5 और ये इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में रिवॉल्व कर सकता है. दैट मीन्स हर किसी इलेक्ट्रॉन के पास रिवॉल्व करने के लिए, किसी सेल में एग्जिस्ट करने के लिए एक फिक्स एनर्जी होती है. इसीलिए इन सेल्स को हम स्टेशनरी सेल और एनर्जी लेवल सेल भी बोलते हैं. इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर सेल, तो यहाँ पर हमें एनर्जी हमेशा ऐड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, प्लस माइनस को हमें दूर करना है, तो हमें हमेशा एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी होती है. क्लियर है. हमें कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सपोज सेकेंड सेल में मूव कराना है, तो फर्स्ट सेल का तो देखिए बेटे एनर्जी लेवल h/2π होगा, बट सेकेंड सेल का जो एनर्जी लेवल है वो h/π होगा. ओके तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कराने में हमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी होती है, सप्लाई करनी होती है. इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, देखिए बेटे पहले जितने भी मॉडल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शो किया गया था. अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी. ओके स्पेक्ट्रम क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, इट इज़ shown by lambda, और their frequency it is shown by v. मीन्स यहाँ पर हमने पहले कहा, पहले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं, बट वी कांट एक्सप्लेन कि वो लाइंस का आने का रीज़न क्या है. ठीक है, n=1 के लिए इतनी लाइन आ रही है, 2 के लिए इतनी आ रही है, 3 के लिए इतनी आ रही है, बट पहला रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? सपोज ये है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ द फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. अब देखिए बेटे यहाँ पर सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फर्स्ट सेल में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में मूव कर रहा है. अब देखो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट सेल में, तो एनर्जी लेवल अलग होगा. 7th से आ रहा है फर्स्ट सेल में, तो एनर्जी लेवल अलग होगा. 6 से आ रहा है फर्स्ट सेल में, तो एनर्जी लेवल अलग होगा. 5th से आ रहा है फर्स्ट सेल में, एनर्जी लेवल अलग होगा. मीन्स
जब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन इनर सेल में आएगा तो इट ऑलवेज इमिट द एनर्जी। इमिशन ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप कह रहे हैं आउटर सेल की एनर्जी ज़्यादा है, इनर सेल की एनर्जी कम है। मतलब जब सपोज 7th सेल से आएगा इलेक्ट्रॉन, सपोज आई एम सेइंग हियर कि 7th सेल से इलेक्ट्रॉन आना है, 7h/2π से इलेक्ट्रॉन मूव करना है h/2π के अंदर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पर इसको बहुत सारी एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा। मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन एंट्री के लिए इलेक्ट्रॉन एंट्री पर एनर्जी इमिट हो रही है, इट इज़ द इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ ये वाली जो सीरीज़ है आपकी, ये पढ़ रही है आपकी लायमन सीरीज़, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आपकी होती है। सेकंड इज़ बामर सीरीज़, मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में मूव कर रहा है, सेकंड सेल, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में मूव कर रहा है, इट विल बी पाशन सीरीज, देन ब्रैकेट, देन पफन। मीन्स इन शॉर्ट आपको समझना है, इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज दिस, फिफ्थ सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट विल बी लायमन सीरीज, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। फिफ्थ सेल से सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट विल बी बामर सीरीज। थर्ड सेल में मूव कर रहा है पाशन सीरीज, फोर्थ सेल में मूव कर रहा है तो ब्रैकेट, एंड फिफ्थ सेल में मूव कर रहा है देन पफन। और हर किसी के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज है, एनर्जी रेंज है, एनर्जी का लेवल है, वो अलग अलग हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। नाउ द टर्म इज लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, दीज विल बी द सेक्शन। अब जो हमने पढ़ा, दीज वर द सक्सेस ऑफ द बोर मॉडल। बोर मॉडल ने क्या किया कि एक तो बता दिया एनर्जी लेवल की, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्यों रिक्वायर होती है, ठीक है, एनर्जी सेल्स क्या क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, स्टेशनरी सेल क्या है। यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मोर देन वन लाइन अगर ड्रॉ हो रही है तो व्हाट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर इस तरह का स्पेक्ट्रम आया है। उसमें क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल डिफरेंट है, एंड विद द डिफरेंट एनर्जी लेवल इट आर शोन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल मीन्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा फॉर द एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। अब वन इलेक्ट्रॉन किस में, हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन के अलावा ये किसी और का स्पेक्ट्रा शो नहीं कर पाया, ये इसका ड्रॉबैक था। सेकेंड ड्रॉबैक इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ओके, वो सबसे पहले हमें समझना है कि जीमैन इफेक्ट होता क्या है। व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस, आपने अभी देखा कि स्पेक्ट्रल लाइन जैसे n=1 में आ रहा है, n= जब 1 में आ रहा है तो ये 1 में आने पर भी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट फॉर्म में चली गई। अब 1 में आ रहा है तो भाई एक ही लाइन होनी चाहिए थी ना, अब एक ही लाइन के बजाय ये बहुत सारी लाइन आ रही हैं। मतलब जो स्पेक्ट्रा है वहाँ पर सेल्स के अंदर भी कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पर लॉजिक क्या होता है बेटे कि सेल भी सब सेल्स में डिवाइड होती हैं, दैट इज़ द रीज़न कि एक से ज़्यादा लाइंस आती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता नहीं पाया। जीमैन इफेक्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जीमैन इफेक्ट, जब भी स्पेक्ट्रल लाइन पास होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से तो वो बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइंस आर passed out through the electric field, it divide or split in the various spectral lines. This effect is known as Stark effect. तो ये जीमैन और स्टार्क इफेक्ट दोनों को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट, it could not explain the dual nature of the electron or light. It could not explain the Heisenberg uncertainty principle. In next video we will explain the dual nature of the light and the Heisenberg uncertainty principle. Okay student, your topic has been completed at now. Have a nice day student.